जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पे हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं बाबा जी के रोचक और चमत्कारिक प्रसंग। आशा करते हैं आपको ये प्रसंग अवश्य पसंद आ रहे होंगे। तो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके समक्ष इसी तरह की बाबा के चमत्कारिक प्रसंग लाते रहें। तो शुरू करते हैं आज का प्रसंग। ऐसा लगता है हमें तो जैसे जो प्रसंग बन रहे हैं, जो चमत्कारिक वीडियो बन रही हैं बाबा की, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की कृपा से ही बन रही हैं और साक्षात बाबा जी हमारे समक्ष विराजमान हैं। तो आज का प्रसंग, बाबा जी के एक भक्त थे प्यारेलाल गुप्ता जी, जो कि बरेली के रहने वाले थे। उनकी पत्नी बीमार हो जाती है। जब उनकी पत्नी बीमार हो जाती है तो घर के सभी लोग परेशान होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अब शायद ये बचेंगे ही नहीं। उन्होंने उनके बचने की उम्मीद छोड़ ही दी थी और दवाई पर उनका विश्वास जो है बिल्कुल लगभग ख़त्म ही हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ दुआ का आसरा रहता है और प्यारेलाल गुप्ता जी निरंतर बाबा जी का स्मरण करते रहते हैं। एक दिन जब वे पत्नी के लिए दवा लेने बाहर बाजार गए थे तो रास्ते में एक सज्जन ने बताया कि बरेली में महाराज जी आए हुए हैं। तो प्यारेलाल गुप्ता जी क्या करते हैं, वो दवाई की जो पर्चा होता है उस पर्चे को दुकानदार को दे देते हैं और उनसे विनती करते हैं कि इन दवाइयों को प्लीज़ आप घर भिजवा दीजिएगा। और वह खुद बाबा जी को तलाशने में जुट जाते हैं, क्योंकि किसी ने बताया बाबा जी आए हैं तो इसका मतलब बाबा जी आए होंगे, तभी किसी ने बताया। और वो ऐसे ऐसे संभावित जगह पर जाते हैं जहाँ पर बाबा जी के मिलने की संभावना अत्यधिक होती है। वह सबसे पहले डॉक्टर भंडारी के यहाँ जाते हैं, लेकिन बाबा वहाँ नहीं मिलते। उन्हें लगता है शायद भंडारी जी के यहाँ होंगे और ऐसे ही कई स्थानों पर वो जाते हैं, पर वहाँ पर उनको बाबा जी कहीं दिखाई नहीं देते। अब वो जब काफ़ी देर हो जाती ढूंढते हुए वो थक जाते हैं और थकने के बाद में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बाबा जी को याद करते रहते हैं। तभी अचानक एक व्यक्ति आता है और एक व्यक्ति बताता है प्यारेलाल जी को कि प्यारेलाल जी, बाबा जी पता चला है कि बाबा जी कमिश्नर के यहाँ पे हैं, आप वहाँ जाइए, शायद आपको बाबा जी अभी वहाँ मिल जाए। तो गुप्ता जी फटाफट से एक रिक्शा करते हैं और किसी तरह से कमिश्नर के यहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो कमिश्नर के यहाँ पहुँचते हैं, बाहर से चपरासी उनको रोक देता है, बोलता है यहाँ रुकिए, अंदर कुछ अत्यंत ही जरूरी वार्तालाप चल रहा है। गुप्ता जी बाहर ही खड़े होकर बाबा का ध्यान करते हैं और बाबा जी को पुकारते हैं, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी। और जब ये पुकार होती है तो बाबा जी गुप्ता जी की आवाज़ को सुन लेते हैं और जैसी वो आवाज़ को सुनते हैं वो कमिश्नर के घर से निकल कर बाहर आते हैं और बोलते हैं गुप्ता जी को, गुप्ता जी जाइए फटाफट से रिक्शा लेकर आइए, हम तुम्हारे यहाँ चलेंगे। कमिश्नर इतने में बाहर आते हैं और कमिश्नर बोलते हैं बाबा जी आप गाड़ी लेकर जाइए, आप रिक्शे से कैसे जाएंगे, आप गाड़ी लेकर जाइए। कमिश्नर की मिन्नत करने के बाद भी बाबा जी नहीं मानते और बोलते हैं गुप्ता रिक्शा लेके आओ और हम तेरे घर चलेंगे। और वो रिक्शा लेकर आता है और सीधे गुप्ता जी के घर के लिए बाबा जी चल पड़ते हैं। जैसे ही गुप्ता जी के घर पे बाबा जी पहुंचते हैं, उनके पास कुर्सी में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना पैर चारपाई के ऊपर रखते हैं और जहां पर उनकी पत्नी लेटी हुई थी, उनकी पत्नी जब चारपाई पर बाबा जी का पैर देखती है तो काफ़ी प्रयास करने के बाद में अपना माथा बाबा जी के चरण से स्पर्श करती है। और जैसे ही वो बाबा जी के चरण से अपना माथा स्पर्श करती है, जो उसकी रही सही नब्ज होती है वह भी चली जाती है। जैसे ही ये नब्ज जाती है, गुप्ता जी के पिताजी और बेटे हा कर करके चीख उठते हैं, पर बाबा जी चिल्लाकर बोलते हैं नहीं, मरी नहीं है, आनंद में है। यह कहकर गुप्ता जी के पत्नी पर के गाल पर चपत मारते हैं। आधे घंटे के भीतर गुप्ता जी की पत्नी की नब्ज चलने लगती है। लगभग रात के 10:30 बजे का समय हो जाता है। बाबा जी ने हिमालय कंबल मंगवाया और उस कंबल को अपने ऊपर ओढ़ लिया। जो अपना खुद कंबल ओढ़ा हुआ था वो गुप्ता जी की पत्नी के ऊपर डालकर चले जाते हैं। बाबा जी फिर अगले दिन आते हैं गुप्ता जी के घर पर और जैसे ही उनका
गुप्ता जी की पत्नी बाबा जी का चरण स्पर्श करती है वैसे ही नब्ज शांत हो जाती है और बाबा जी बोलते हैं, माई तुम हमें बहुत परेशान करती हो, हमें बैठना पड़ जाता है। इसके बाद तो पत्नी, गुप्ता जी की पत्नी की दवा दारू के बिना ही पूरा तरह से स्वस्थ हो जाती हैं। इस घटना के कुछ वर्षों बाद क्या होता है, अभी से हो गई कुछ वर्षों बाद गुप्ता जी की पत्नी पुनः बीमार पड़ जाती है। पूरे मुंह से लेकर उनके गले तक फपोले पड़ जाते हैं, न और भीतर कोई दवा ना निकली जाती है, ना पानी निकला जाता, ना ही कुछ खाया पिया जा सकता है। दुर्भाग्य की बात तो यह थी कि कोई भी दवाई और इंजेक्शन भी कारगर नहीं हो रहे थे। गुप्ता जी को याद आता है कि बाबा जी के पास जाना चाहिए और बाबा जी उस समय कैंची धाम में होते हैं। गुप्ता जी सीधे कैंची धाम पहुँच जाते हैं और बाबा को अपनी व्यथा, अपनी आप बीती सुनाते हैं। उस समय बाबा जी किसी भक्त के द्वारा लाई गई कचौड़ियाँ खा रहे होते हैं। वही कचौड़ी बाबा जी प्यारेलाल जी को, गुप्ता जी को दे देते हैं और कहते हैं, ले जा माई को खिला देना। गुप्ता जी कहते हैं, बाबा वो तो ना पानी पी पा रही है, ना कुछ उसके मुंह में जा पा रहा है, ये कचौड़ी वह कैसे खाएगी। तब महाराज जी दोबारा बोलते हैं, जा ले जा, खा लेगी, सब ठीक हो जाएगा। अंत में वह कचौड़ी गुप्ता जी लेकर जाते हैं अपने घर, बरेली लौट जाते हैं और अपनी पत्नी को खाने के लिए देते हैं। पहले तो पत्नी सोचती है कैसे खाऊं, फिर वह उनकी पत्नी उस कचौड़ी को माथे से लगाती है और माथे से लगाने के बाद में धीरे धीरे खाना शुरू करती है और खाते खाते वह पूरी कचौड़ी खा जाती है। गुप्ता जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और गुप्ता जी की पत्नी बिल्कुल ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। तो ऐसे हमारे बाबा जी के चमत्कार होते थे। बाबा जी के चमत्कार अभी भी होते हैं। अगर आप उनको सच्चे मन से याद करते हैं, उनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका बाबा जी बताते हैं, राम जी का सुमिरन कीजिए, श्री राम जय जय राम कीजिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं तो बाबा जी का छवि चित्र सामने रखिए, फिर उनका हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए। आपको अवश्य ही बहुत सब कुछ जो आप चाहते हैं वो मिल सकता है। तो बोलिए बाबा जी महाराज की जय। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। तो आपका पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है, कर दीजिए, नहीं किया है तो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बोलो जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीम करोली महाराज की जय।